पहला प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए हुए हैं। सूची 2 में उनसे संबंधित विद्वान दिए हुए हैं। निहारिका परिकल्पना सिद्धांत लाप्लास ने दिया था, तो यहां पर आपका ए का हो जाएगा तीसरा वाला। वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत, यह सिद्धांत कांट ने दिया था, इसका हो जाएगा चौथा। ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत जो है चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया था, तो इसका हो जाएगा आपका पहला। ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत जीन्स और जेफरीज ने दिया था, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो यहां पर आपका युग्म होगा 3 4 1 2, तो आंसर है आपका डी 3 4 1 2। दूसरा प्रश्न है आपका, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक, तापमान और घनत्व जो था शून्य था। बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सर्वमान्य सिद्धांत है, तो यहां पर आपका ए वाला कथन सही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो बिग बैंग की परिघटना है वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी, तो यहां पर आपका बी वाला कथन ये भी सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु या एकाकी पिंड के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, तो यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। आरंभ में इस एकाकी परमाणु या एकाकी पिंड का जो आयतन था ये अत्यधिक नहीं था, बल्कि आयतन जो था वो अति निम्न था। आयतन बहुत ज्यादा कम था, अति निम्न आयतन था इसका। वहीं इसका तापमान और घनत्व शून्य ना होकर अनंत था। तो जो एकाकी पिंड है इस पिंड का आयतन अति निम्न है और वहीं तापमान और घनत्व जो है अनंत है। तो ऐसे में इस पिंड में जोरदार का विस्फोट होता है और विस्फोट होने की वजह से आपका जो ब्रह्मांड तैयार होता है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगाएं, सौरमंडल वगैरह उसी समय सब तैयार होते हैं। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत है, तो आंसर होगा आपका सेकंड का डी। तीसरा प्रश्न है आपका, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और शनि ग्रह के मध्य, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। भीतरी ग्रह जो है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य पाए जाते हैं। देखिए आपको पता ही होगा क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है ये मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां पर ये जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है यानी एस्टेरॉयड बेल्ट है आपकी, तो मंगल यानी मार्स मैंने यहां पे हिंदी में लिख दिया है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। और मंगल से पहले कौन सा पड़ता है आपका? अर्थ पड़ती है। अर्थ से पहले आपका वीनस पड़ता है, इधर आपका मरकरी पड़ता है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर आपका शनि आ जाता है इधर, इधर आपका अरुण आ जाता है और फिर आपका वरुण आ जाता है। तो ऐसे करके 8 ग्रह हैं। तो इनमें से शुरुआत के जो 4 हैं, यानी इस साइड में आपका सूर्य है ये वाला, तो सूर्य से लेकर जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है इनके बीच के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें भीतरी ग्रह, और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के पीछे वाले जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाहरी ग्रह बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का भी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ज्वालामुखी, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकत्व। भूगर्भ की जो जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है वो यहां पर ज्वालामुखी है, क्योंकि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय अपने साथ वो लावा बाहर लेकर आता है, और लावा जो है पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर आता है। तो लावा के जरिए हम पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना को समझ सकते हैं। तो ज्वालामुखी जो है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। वहीं उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व बल, ये सभी अप्रत्यक्ष साधन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? धरातली विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, उपरोक्त सभी। भूकंप के प्रभाव की बात करें तो भूकंप के प्रभाव में भूस्खलन, हिमस्खलन, सुनामी, धरातली विसंगति, मृदा द्रवण, बांध और तटबंधों का टूटना और धरातली झुकाव, ये सभी भूकंप के प्रभाव हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी।
छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम है। भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। देखिए, भूपर्पटी की बात करें तो महाद्वीपों में भूपर्पटी की जो मोटाई है वो लगभग 30 किलोमीटर के लगभग है। वहीं महासागरों के नीचे भूपर्पटी की जो मोटाई है वो लगभग 5 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई जो है वो कम है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। भूपर्पटी और ऊपरी मंडल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं और इसकी मोटाई 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ तो ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा। तो आंसर होगा छठवें का डी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इसके बहाव क्षेत्र के अंतर्गत तिब्बत, बांग्लादेश और भारत तो आते हैं, लेकिन भूटान नहीं आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, आइसोनिफ रेखा है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनिफ रेखा कहते हैं। वहीं बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा होती है इसको आइसोनिफ बोलते हैं। आइसोनिफ। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है इसको डेटम रेखा बोलते हैं। किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली जो रेखा होती है इसको आइसोनोमल रेखा बोलते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आठवें का डी वाला। नौवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायक के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है नौवें का सी, यानी एक और दो दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। कारण, भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। देखिए, भारत में जिला स्तर पर जिला अदालतें होती हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट होता है जो कि राज्य स्तर पर होता है, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई व्यक्ति जिला अदालत के निर्णय से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ जो न्याय की व्यवस्था है एकीकृत न्याय की प्रणाली है। हमारे यहाँ कानून सभी के लिए सेम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबका कानून एक ही है। बस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें अंतर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र कम है, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो बाद बाकी निचली अदालतों को मानना पड़ेगा।
इसके अलावा जो भी गाइडलाइन जारी करेगा वो भी इनको फॉलो करनी पड़ेगी। वहीं बात करें यूएसए की, तो यूएसए में हमारे यहाँ से अलग व्यवस्था है। यूएसए में प्रांतीय स्तर के जो न्यायालय हैं उनके कानून अलग हैं, वहीं जो केंद्रीय स्तर पर उनका जो न्यायालय है उसके कानून अलग हैं। तो हमारे यहाँ कथन बिल्कुल सही है, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है, कारण भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। तो यहाँ पर आपका कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10 का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 11वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन से उपाय हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित न करना, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ कहीं भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो इनकी एक अपनी व्यवस्था बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली है। वैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीजेआई हैं वो भी अपना हस्तक्षेप करते हैं, वो भी अपना मंतव्य देते हैं, लेकिन कहीं पर भी विधायिका को शामिल नहीं किया जाता है, विधायिका से विचार विमर्श नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था है, यानी जो भी न्यायालय जो है जो भी जजमेंट दे रहा है उसका आपको सम्मान करना होता है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उससे आप सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप दंड के भागी बनेंगे। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है, आपका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है? देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, केवल महिलाओं के चुनाव में वोट देने का अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, देश के समस्त नागरिकों वाले स्टेटमेंट में नागरिक तो बच्चे भी होते हैं, भाई छोटा बच्चा है वो भी नागरिक है, 8 साल का बच्चा वो भी नागरिक है, 10 साल का बच्चा वो भी नागरिक है। तो समस्त नागरिकों को नहीं बल्कि वयस्क नागरिकों को, यानी हमारे यहाँ जो वयस्कता की सीमा रखी गई है उससे ऊपर के कोई नागरिक है हमारे यहाँ, उन्हें वोट देने का अधिकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1950 में संविधान बनने के बाद उस समय हमारे यहाँ जो वोट डालने का अधिकार था वो 21 साल था, यानी 21 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन 61 में संविधान संशोधन के जरिए 1989 में मतदान करने की जो उम्र है वो घटा दी गई, अब ये वर्तमान में 18 साल है। यानी हमारे यहाँ कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 12 का बी। 13वां प्रश्न है आपका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है, कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होते हैं, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं, उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त हों जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। सीधा सीधा फंडा ये है, जितने भी प्रत्याशी खड़े हों जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे वही विजयी होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 13 का सी, अन्य सभी प्रत्याशियों से जिसको अधिक मत मिलते हैं वही विजयी घोषित होता है। इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली और स्वतंत्र होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है ये एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। हस्तक्षेप के सिद्धांत को लेज़र फेयर नीति भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में डिमांड होती है।
तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादित वस्तुओं का वितरण विभिन्न व्यक्तियों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है, बल्कि ये इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं को खरीदना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल 2। 16वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। कारण, इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। देखिए आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई और इसका मुख्य उद्देश्य जो था जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। जोतों के स्वामित्व से आशय यह है कि आपको पता होगा अंग्रेजों के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त हो, मालवाड़ी प्रणाली हो या रैयतवाड़ी हो, तो इन सब प्रणालियों की वजह से एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम था जमींदार। जमींदारों के हाथ में जमीन का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हो गया और जो किसान जो कि जमीन के वास्तविक स्वामी थे वो भूमि से वंचित हो गए। तो आज़ादी जब हमें मिली है तो आज़ादी के बाद पहला काम सरकार का यही था कि इन जमींदारों से, जिनके पास हजारों हजारों एकड़ जमीन है और दूसरी तरफ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है, तो इनके हाथों से भूमि को छीनकर इनके जो जमीन के वास्तविक स्वामी हैं यानी किसान हैं उनको जमीन सौंप दी जाए ताकि कृषि में समानता लाई जा सके और कृषि में सुधार किया जा सके, जिससे किसानों की आर्थिक हालत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। देखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होगा इसका ए वाला, और मुझे लगता है आपकी टेस्ट सीरीज में बाई मिस्टेक इसका आंसर रख दिया गया बी वाला। तो हम यहाँ पर सही आंसर ही लगाएंगे। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 17वां प्रश्न है आपका, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। 1990 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। 1990 में जब भुगतान संकट हमारे सामने खड़ा हुआ, उसके बाद हमने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किए और इसके अंतर्गत हमने एलपीजी नीति को अपनाया, यानी हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और उसी के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति करने लगी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 17 का सी, 1 और 2 दोनों। 18वां प्रश्न है आपका, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, वह जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है, वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का ए वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिक दबाव की इकाई है? बार, नॉट, जूल, ओम। इकोलॉजिकल प्रेशर की जो इकाई है वो बार है। जूल जो है कार्य या ऊर्जा की इकाई है, ये कार्य या ऊर्जा की इकाई जूल है। नॉट जो है समुद्र में गति मापने की इकाई है, यानी समुद्र में जो गति मापते हैं तो उसको मापने की इकाई जो है नॉट होती है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, यानी जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसको मापने की इकाई जो है ओम होती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है आपका ए वाला, बार। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना। उपरोक्त में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? देखिए मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों में शिक्षा में निवेश है, कार्यस्थल प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य में निवेश है, प्रवसन, सूचना। जब तक हम लोग किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए शिक्षा में निवेश करना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल प्रशिक्षण का मतलब ये है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएं और फैक्ट्री में काम कैसे होता है, कैसे आपको काम करना है, इस बात का अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो कार्यस्थल प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।
कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो स्वास्थ्य में निवेश करना भी बहुत जरूरी है। प्रमोशन, आपने देखा होगा रूरल एरिया में ना तो अच्छे स्कूल होते हैं, ना ही वहाँ पर अस्पताल वगैरह होते हैं, ना ही वहाँ पर कोई उद्योग धंधे होते हैं। तो ऐसे में वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके शहरों में या फिर जहाँ पर उद्योग धंधे हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो प्रमोशन भी एक बहुत बड़ा कारक है। सूचना, व्यक्ति को आधुनिक युग में इंटरनेट से जोड़ना ताकि वो अपने ज्ञान और कौशल को और ज़्यादा बढ़ा पाए। तो अगर ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी तो मानव पूंजी निर्माण आसानी से तैयार हो जाएगा, यानी ह्यूमन कैपिटल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 20 में का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी प्राप्त है। कारण, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। चोल साम्राज्य की बात करें तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य के दो प्रतापी शासकों में राजराज प्रथम, राजराजेश्वर जिसको बोला जाता है राजराज, और राजेंद्र प्रथम है। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम की विशेषता यह है कि इन लोगों ने अपने शासन के टाइम में मंदिरों का निर्माण बहुत करवाया है। इन्होंने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए हैं और चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन भी आरंभ किया है, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसलिए हमें चोलों के विषय में उनके जो पूर्ववर्ती राजवंश हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इन शासकों ने जो भी मंदिर बनवाए हैं उन मंदिरों में अपनी जो भी विजय हुई है, जो भी इन्होंने क्षेत्रों को जीता है, उन विजयों का गुणगान वहाँ पर अभिलेखों के रूप में करवाया है। तो यहाँ पर अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनके इतिहासकार प्रतिदिन इनकी विजय गाथाओं को नहीं लिखते थे, बल्कि इन लोगों ने जो भी मंदिर बनवाए हैं उन मंदिरों में अपनी विजय गाथाओं के अभिलेखों को लिखवाया है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था? मार्को पोलो, अल मसूदी, सुलेमान, इब्न बतूता। अल मसूदी बगदाद देश का निवासी था और इसने 915 से 916 ईस्वी के बीच में भारत के गुजरात राज्य की यात्रा की थी। उस समय गुजरात क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन चल रहा था, तो इसने गुर्जर प्रतिहार शासकों के राज्य को अल जुजूर बोला है और यहाँ के शासकों को इसने बौरा कहा था। तो ये आपका सही आंसर है 22 का बी वाला। मार्को पोलो जो है वेनिस इटली का निवासी था, सुलेमान अरब देश का निवासी था और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी वाला। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? प्रतिहार राजा भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। प्रतिहार वंश का राजा भोज भगवान विष्णु का भक्त था और इसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इसके कुछ सिक्कों पर आदिवरा शब्द अंकित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ना कि अमोघ वर्ष ने। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है 23 का ए, केवल एक। 24वां प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में। हम लोगों ने टेस्ट 1 में इसके बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ष 1924 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई थी और वर्ष 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी स्टार्ट किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का बी, यानी मराठी में। 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है? मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। मुल्ला दाऊद, चांदायन, अमीर खुसरो, आशिका, सोमनाथ, राग विबोध और फिर उपरोक्त सभी। देखिए, मुल्ला दाऊद की रचना जो है चांदायन है, अमीर खुसरो की रचना आशिका है और सोमनाथ की रचना राग विबोध है। तो यहाँ पर
तीनों मध्यकालीन कवि की जो रचनाएं हैं बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय था सैनिकों को वेतन के रूप में दिया जाने वाला भूभाग, उलेमा व काजी को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, शरीयत के अलावा राज का चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम, अकाल के दौरान भू राजस्व वसूली से प्राप्त छूट। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का आशय शरीयत के अलावा राज का चलाने हेतु सुल्तान द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको जवाबित कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 26 का सी वाला। 27वां प्रश्न है आपका, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सूरत की संधि से, बसीन की संधि से, सालबाई की संधि से, पूना की संधि से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला है। इस युद्ध में ना तो किसी की जीत हुई है और ना ही किसी की हार हुई है। तो अंत में युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 27 का सी वाला। 28वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ संस्था दी हुई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस रानाडे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 ईस्वी में जस्टिस रानाडे के द्वारा की गई है, यानी आपका यहाँ पर ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी, यानी इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी। तो यहाँ पर इसको स्थापित करवाने वाले जो व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 28 का सी वाला। 29वां प्रश्न है आपका, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी, राजा राम। छत्रपति शिवाजी को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1621 को सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। 20 अप्रैल 1621 को इनका जन्म जो है सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 29 का सी वाला। 30वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित हैं? प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, शांति एवं स्थायित्व। तो आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं और प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जिनमें एक प्रतिकर्ष कारक है और दूसरा जो है अपकर्ष कारक है। एक प्रतिकर्ष कारक है, दूसरा अपकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारकों में बेरोजगारी, रहन सहन की स्थिति, जीवन दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सब प्रतिकर्ष कारक हैं। वहीं अपकर्ष कारकों में बेहतर अवसर, शांति और स्थायित्व, रहन सहन का अच्छा स्तर, अनुकूल जलवायु, तो ये सब अपकर्ष कारकों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रतिकर्ष कारकों में प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, ये सब प्रतिकर्ष कारक हैं। वहीं शांति एवं स्थायित्व जो है ये अपकर्ष कारक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 30 का सी वाला, यानी 1, 2 और 3। 31वां प्रश्न है आपका, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ झील दी हुई है। टोरंटो, ओंटारियो, शिकागो, मिशिगन, टुलूथ, सुपीरियर, डेट्रॉइट, ह्यूरॉन। टोरंटो शहर ओंटारियो झील के किनारे है। शिकागो शहर जो है मिशिगन झील के किनारे है। डुलूथ जो है सुपीरियर झील के किनारे है। वहीं डेट्रॉइट जो है इरी झील के किनारे है, ना कि ह्यूरॉन के किनारे। तो यहां पर आपका डी वाला जो है गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 31 का डी वाला। 32वां प्रश्न है आपका, ऑपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में, प्रवणता मापन में। ऑपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है।
तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 32 का सी वाला। 33वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? चिता, कजान, मॉस्को, उपरोक्त सभी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसके बीच में मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, चिता, खबरोवस्क ये सब स्टेशन यहाँ पर पड़ते हैं, यानी स्टेशन या स्थान पड़ते हैं। तो यहाँ पर चिता, कजान, मॉस्को जो है ये सब पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 33 का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। कारण, जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है कि परिवहन की मांग जो है जनसंख्या से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग आने जाने के लिए उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है 34 का ए। 35वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है और इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है, यानी विश्व का 1/4 व्यापार जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से ही होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का बी वाला, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 36वां प्रश्न है आपका, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन, कॉमेकॉन पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, टैप लाइन। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन के लिए बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है और यह पाइपलाइन जो है 1840 किलोमीटर लंबी है। वहीं जो कॉमेकॉन पाइपलाइन है ये पूर्व सोवियत संघ में थी, यानी यूएसएसआर में थी ये। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वर्तमान में रूस और जर्मनी के बीच में है। रूस और जर्मनी के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। टैप लाइन जो है दक्षिण पूर्व एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में ही पड़ती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 36 का ए वाला। 37वां प्रश्न है आपका, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। तो क्षारीय मृदाओं में सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जिसको कहते हैं ये मिलाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 37 का बी वाला। 38वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई थी और विश्व व्यापार संगठन जो है वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जिसको गेट समझौता बोलते हैं, तो इसका उत्तराधिकारी है। ये गेट को रिप्लेस करके WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर 38 का ए वाला। 39वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कारण, प्लासी के युद्ध विजय के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
यहाँ पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। प्लासी के युद्ध में उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 40वां प्रश्न है आपका, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से एक असत्य कथन चुने। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। यह युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली था। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और वो मारा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन भी सही है और बी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली था, तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन ये भी सही है। युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों द्वारा मैसूर की गद्दी को पुराने अडयार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। देखिए, अडयार वंश को अपदस्थ करके टीपू के पिता ने अपने शासन की नींव रखी थी। तो ये पुराना अडयार वंश अंग्रेजों ने फिर से यहाँ पर स्थापित करवा दिया है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है 40 का सी वाला। 41वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सिंध का विलय 1840 ईस्वी, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी, नागपुर का विलय 1853 ईस्वी, अवध का विलय 1848 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में हड़प नीति चलाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है उसके जरिए इन रियासतों का विलय किया गया है। तो सिंध का विलय 1843 ईस्वी में हुआ है, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में हुआ है, नागपुर का विलय 1853 ईस्वी में हुआ है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया है, ना कि 48 में। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 41 का डी वाला। 42वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्था का नाम है, सूची 2 में उसका स्थापना वर्ष है। आर्य समाज 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वैद्य समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 42 का ए, यानी 1, 2, 3, 4। 43वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? कम्बन, नन्नय, टिक्कन, येर्रन। नन्नय, टिक्कन और येर्रन ये तेलुगु साहित्य में कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया, जिसे बाद में टिक्कन ने 13वीं सदी में आगे बढ़ाया और येर्रन ने 14वीं सदी में इसको कंप्लीट किया। तो नन्नय, टिक्कन और येर्रन इनका संबंध जो है महाभारत के तेलुगु अनुवाद से है। वहीं कम्बन जो है, कम्बन तमिल कवि है और कम्बन ने तमिल भाषा में कंब रामायण की रचना करी है। आपने कंब रामायण का नाम भी सुना होगा। तो कंब रामायण के लेखक कम्बन है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 43 का ए, यानी कम्बन जो है इससे संबंधित नहीं है। 44वां प्रश्न है आपका, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी? बाल गंगाधर तिलक का निधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार। बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ है। रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना यह मार्च 1919 में यह विधेयक पास हुआ है। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड जो है यह अप्रैल 1919 में हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले जो घटित होने वाली घटना है वो आपकी सी वाली है, यानी रॉलेट एक्ट विधेयक का
पास होना। 45वां प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1932 को, 5 मार्च 1931 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते का एक नाम और है, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कहीं दिल्ली पैक्ट के नाम से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 45 का बी वाला। 46वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम ही पंचायती राज की मूलभूत इकाई होती है और इसमें 2 संस्थाएं कार्यरत होती हैं, एक तो ग्राम सभा और दूसरी ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करती है, अर्थात ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 46 का सी, दोनों 1 तथा 2। 47वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? मतदाता सूची का निर्माण और उसका रखरखाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, आचार संहिता का निर्माण करना। चुनाव आयोग के कार्यों में मतदाता सूची का निर्माण और उसका रखरखाव आ जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ये भी इसके कार्यों में आए हैं। चुनाव से संबंधित आचार संहिता का निर्माण करना, ये भी चुनाव आयोग के कार्यों में आ जाता है। वहीं चुनाव की अधिसूचना जारी करने का काम संसद के मामले में राष्ट्रपति का है और राज्यों के मामले में राज्यपाल का होता है। तो यहां पर आपका सी वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 47 का सी वाला। 48वां प्रश्न है आपका, राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या से कम नहीं हो सकती। 60, 40, 50, 30। राज्य विधान परिषद एक स्थायी निकाय होती है और यह भंग नहीं की जा सकती। इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है 40 से कम नहीं हो सकती। यानी एक विधान परिषद में कम से कम 40 कैंडिडेट होंगे ही होंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 48 का बी वाला। 49वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, या किसी भी विधि विशेषज्ञ को बना सकता है। आपके संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति जो है एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, इसको महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर 49 का बी वाला। 50वां प्रश्न है आपका, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए आपका पहला कथन बिल्कुल सही है, कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और सेकंड वाला गलत है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो सही आंसर है 50 का ए, केवल एक। 51वां प्रश्न है आपका, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वर। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला एंटेरिका सेराटाइप्स बैक्टीरिया से होता है। मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, साल्मोनेला एंटेरिका सेराटाइप्स। तो ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये रोग होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 51 का सी वाला।
52वां प्रश्न है आपका, अभिकथन सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, कारण ऊन ऊष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। देखिए यहाँ पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन जो होती है ऊष्मारोधी होती है, इसके रेशों के बीच में जो वायु फंसी रहती है, तो वायु फंसी रहने की वजह से जो बाहर की ठंडी वायु है वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म बना रहता है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर होगा 52 का ए वाला। 53वां प्रश्न है आपका, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ठोस, द्रव, गैस या किसी का भी नहीं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रिया के जरिए होता है, वहीं द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन प्रक्रिया के जरिए होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम के बीच में आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 53 का डी, यानी किसी का भी नहीं। 54वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। जाइलम, जाइलम का काम है जल का परिवहन। मूल लोम, मूल लोम का काम होता है जल का अवशोषण। फ्लोएम, फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन। रंध्र, रंध्र का काम होता है वाष्पोत्सर्जन। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी आंसर होगा यहां पर आपका बी वाला। 55वां प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2O4 है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 55 का ए। 56वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? विटामिन कमी से होने वाले रोग, विटामिन B6 चर्म रोग, विटामिन B12 रुधिरक्षीणता, विटामिन ए जनन शक्ति में कमी, विटामिन ए स्कर्वी। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, इसकी कमी से रुधिरक्षीणता रोग होता है। विटामिन ई को टोकोफेरल कहते हैं, इसकी कमी से जननशक्ति में कमी आती है। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए से स्कर्वी नहीं होता है, बल्कि विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 56 का डी वाला। 57वां प्रश्न है आपका, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी दोनों, अर्धलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि जनन जो है पादप के कायिक भागों में होता है, इसलिए इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 57 का ए वाला। 58वां प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है, अभिसरित कर देता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, वर्ण विक्षेपित कर देता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है, अर्थात ये अंदर की ओर इसको मोड़ देता है। इसलिए कभी कभी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी इसको बोल देते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 58 का बी वाला। 59वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, जल संसाधन का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा। भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी कारकों में औद्योगिकरण में वृद्धि, जल संसाधन का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या, कृषि कार्यों में प्रसार, ये सभी कारक जो हैं भौम जल स्तर में कमी लाते हैं। वहीं अत्यधिक वर्षा जो है भौम जल स्तर में कमी न लाकर इसमें वृद्धि करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 59 का डी वाला।
अत्यधिक वर्षा। 60वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका प्रचालन वर्ष 1999 में हुआ था। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। NHAI भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका प्रचालन वर्ष 1999 में नहीं बल्कि 1995 में हुआ था। तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है, केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है 60 में का ए, केवल एक। 61वां प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा या कौन सी सही सम्मिलित है? फसल, जीवाणु, सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम, जलीय फर्न, एनाबीना एजोली, लुसर्न, राइजोबियम मिलिलोती। देखिए सोयाबीन फसल में राइजोबियम जैपोनिकम जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जलीय फर्न में एनाबीना एजोली होता है और लुसर्न में राइजोबियम मिलिलोती होता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। इन तीनों ही युग्म सही सम्मिलित हैं, तो आंसर होगा ए, 1, 2 और 3। 62वां प्रश्न है आपका, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहते हैं? परंपरावादी अवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। आर्थिक विकास की जो परिपक्वता की अवस्था है इसको स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संसाधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं। तो ये है मैच्योरिटी की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 62 का सी वाला। 63वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। कारण, इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं क्योंकि इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा करती है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। 64वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? महसाणा, नवागाम, म्यूरान, लुनेज। देखिए महसाणा, नवागाम, लुनेज ये सभी गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। वहीं मोरान जो है ये असम में स्थित एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये असम का तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो असम में मोरान, नाहरकटिया, डिगबोई ये असम के कुछ प्रमुख जो है तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 64 का सी वाला। 65वां प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौमजल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? आर्सेनिक, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौमजल स्तर के नीचे होने से आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भौमजल स्तर के नीचे होने से इन क्षेत्रों के जल में फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान और महाराष्ट्र में जो भौमजल है इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार के भौमजल में आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है, ये आप बता देंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 65 का ए वाला। 66वां प्रश्न है आपका, वेमनाथ कयाल जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है? पारादीप, हल्दिया, कोच्चि, मंगलौर। देखिए वेमनाथ कयाल के मुहाने पर कोच्चि पत्तन अवस्थित है और कोच्चि एक प्राकृतिक पत्तन है। यह पत्तन केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सही आंसर है 66 का यहां पर सी वाला। 67वां प्रश्न है आपका, जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है संधारणीय विकास से, समावेशी समृद्धि से, राष्ट्रीय आय का वास्तविक सूचक, वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से।
जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई मापने का एक साधन है, यानी यह वस्तु और सेवा का मूल्य व्यवहार से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 67 का डी, वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से। 68वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मलेरिया, प्रोटोजोआ जनित, एथलीट फुट, कृमि जनित, न्यूमोनिया, जीवाणु जनित, रेबीज, विषाणु जनित। देखिए, मलेरिया जो है प्रोटोआ जनित बीमारी है, एथलीट फुट जो है कृमि जनित नहीं बल्कि कवक जनित बीमारी है, कवक से होने वाली बीमारी है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। न्यूमोनिया जो है जीवाणु जनित बीमारी है और रेबीज विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 68 का बी वाला। 69वां प्रश्न है आपका, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? काई एवं लाइकेन टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र जो है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर वनस्पति के नाम पर काई और लाइकेन ही उगते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 69 का ए वाला। 70वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? प्रक्रम, निर्गत, निवेश, निर्गत निवेश प्रक्रम, प्रक्रम निवेश निर्गम, निवेश प्रक्रम निर्गत। देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत सम्मिलित हैं। निवेश का मतलब होता है यहां पर इनपुट, प्रक्रम का मतलब है प्रोसेस और निर्गत का मतलब है यहां पर आउटपुट। तो यहां पर निवेश में कच्चा माल, श्रम, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना, ये सब निवेश है, इनपुट है। प्रोसेस में कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदलना, ये प्रोसेस आ जाता है। और निर्गत में अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय आ जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 70 का डी वाला। 71वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि कृषि का सबसे आदिम प्रकार है। इसमें किसी भूभाग के वृक्षों को काटकर वहां की भूमि को जलाकर साफ कर लिया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। जब तक भूमि में उपजाऊपन रहता है तब तक ये लोग वहां पर खेती करते हैं और जैसे उपजाऊपन खत्म हो जाता है उस भूमि को पड़ती छोड़कर ये लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है इसको स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि अमेजन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 71 का ए वाला। 72वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती। पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है, सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पादन से है, विटीकल्चर का संबंध जो है अंगूर की खेती से है। तो यहां पर आपके तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो आंसर होगा आपका सी वाला, यानी 1, 2 और 3। 73वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है? एनोस्मिया, इम्फाइसीमा, स्लीप एपनिया, ल्यूकेमिया। एनोस्मिया का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट हो जाने से है और यह किसी बीमारी या फिर अन्य कारणों से भी हो सकता है। कोरोना के समय जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनको भी यही समस्या हुई थी, एनोस्मिया वाली, यानी उनकी सूंघने की शक्ति नष्ट हो गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 73 का ए वाला। इम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग है। स्लीप एपनिया निद्रा संबंधी विकार है, यानी जिन लोगों को खर्राटे वगैरह आते हैं तो वो लोग स्लीप एपनिया के ही शिकार हैं। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर है, इन रक्त का कैंसर जो होता है उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। 74वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008 में नहीं बल्कि 2004 में स्टार्ट किया गया।
तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 2007 में स्टार्ट की गई है, तो यहाँ पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है 74 का सी वाला। 75वां प्रश्न है आपका, औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर है 75 का सी वाला। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है? यह तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के उत्पादनों का योगफल है। यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। और आगे दिया है सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जीडीपी तीनों क्षेत्रों जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर शामिल हैं, तो इनके उत्पादनों का योगफल है। जीडीपी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ये भी सही है। जीडीपी किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। 77वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। देखिए कोई उद्यम सार्वजनिक है या निजी क्षेत्र का है, इसका निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उद्योगों का स्वामित्व, यानी इसका स्वामित्व किसके पास है। अगर स्वामित्व गवर्नमेंट के पास है तो उद्यम सार्वजनिक उद्यम है, अगर स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास है तो उद्यम प्राइवेट उद्यम है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 77 का सी वाला। 78वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? 100, 212, -40, 40। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस पाठ्यांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के तापमान जो होंगे वो एक जैसे होंगे। आपको पता होना चाहिए जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है ये 32 से स्टार्ट होता है, 32 से लेकर 212 तक जाता है ये। तो यहां पर आपका सही आंसर है 78 का सी वाला। 79वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? प्रौद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, शिक्षा का प्रसार। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लाई गई थी और इसकी अवधि 1951 से लेकर 1956 तक थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास करना पहली प्राथमिकता थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है 79 का सी वाला। 80वां प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक समग्र सूचकांक है। इसमें शिशु लिंगानुपात को शामिल नहीं किया जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 80 का ए वाला। देखिए ये जो सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 81वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण, वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। देखिए यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए एक विशिष्ट न्यायालय स्थापित है। तो यहां पर आपका जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर होगा आपका यहां पर 81 का ए। 82वां प्रश्न है आपका, एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं?
10 की घात 12, 10 की घात 21, 10 की घात 2, 10 की घात 121। एक छोटी बारिश की बूंद में 10 की घात 21 पार्टिकल होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 82 का बी वाला। 83वां प्रश्न है आपका, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? हिप्नोलॉजी, टेलीपैथी, कॉस्मोगोनी, स्लीपोलॉजी। देखिए, विज्ञान की हिप्नोलॉजी शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर होगा 83 का ए वाला। 84वां प्रश्न है आपका, जल का घनत्व अधिकतम होता है 270 डिग्री केल्विन, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या ए तथा सी दोनों पर। जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अब देखिए, केल्विन पैमाना भी यहां पर दिया हुआ है, तो केल्विन पैमाना जो है 273 से स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो ए और सी दोनों होगा। यानी जल का घनत्व अधिकतम अगर केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो केल्विन पैमाने के अकॉर्डिंग 270 डिग्री के पर होगा, और सेल्सियस पैमाने पर देखेंगे सेल्सियस पैमाने के अकॉर्डिंग 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा यहां पर 84 का डी वाला, यानी ए तथा सी दोनों। 85वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए। देखिए, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ये जो है जल संक्रामक रोग हैं, जबकि ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग है। तो टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जो है जल संक्रामक रोग हैं, और ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर 1, 2 और 4, यानी कि 85 का सी वाला। 86वां प्रश्न है आपका, माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है जापान में, इटली में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। 8 अगस्त 2021 को इसमें तीव्र विस्फोट हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 86 का डी वाला। 87वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत, महाजनपद काल। कनिष्क का राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी में हुआ है। सिकंदर का आक्रमण जो है लगभग 326 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है, 326 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य का अंत जो है 185 ईसा पूर्व में हुआ है। महाजनपद काल जो है लगभग 600 से लेकर 500 ईस्वी के ईसा पूर्व के बीच में रहा है। तो लगा दीजिए क्रम में, सबसे पहले आपका महाजनपद काल आएगा, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण आएगा, फिर आपका मौर्य साम्राज्य का अंत आएगा, फिर कनिष्क का राज्यारोहण आएगा। यानी कि 4 के बाद 2, फिर 3 1, 4 2 3 1। तो आंसर होगा 87 का सी वाला। 88वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली जो है वो अलग करती है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो सही आंसर होगा यहां पर 88 का सी। 89वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका, केंद्रक झिल्ली। कोशिका किसी जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1685 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव जो है एक कोशिकी या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 89 का सी वाला। 90वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। कारण, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्त होती है। देखिए, यहां पर अभिकथन बिल्कुल सही है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्त होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्त नहीं होती है।
तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा 90 का ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 91वां प्रश्न है आपका, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? समष्टिवाद की ओर, व्यक्तिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर। बाजार का आशय उस स्थान विशेष से है जहां पर क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु का क्रय विक्रय भौतिक रूप में उपस्थित होकर करते हैं, यानी बाजार में उपभोक्ता को महत्व दिया जाता है। तो बाजार उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 91 का डी वाला। 92वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में जनसंख्या की उच्चतम 10 की वृद्धि दर 1961-71 के दौरान रही है। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर 1991-2001 के दौरान रही है। आपको यहाँ पर असत कथन बताना है, यानी गलत कथन यहाँ पर कौन सा है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में जनसंख्या की उच्चतम 10 की वृद्धि दर 1961-71 के दौरान रही है और उस समय ये वृद्धि दर 24.80% रही थी। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर सन 2001 और 2011 के बीच में रही है। 2001 और 2011 के बीच में रही है, ना कि 91 और 2001 के बीच में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। सेकंड वाला असत्य है, तो आंसर होगा बी, केवल 2। 93वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंत्यस्रावी ग्रंथि है? तिल्ली, पीयूष, लसिका गांठें, अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि जो है पूर्ण रूपेण अंत्यस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 93 का बी वाला। 94वां प्रश्न है आपका, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 94 का ए वाला। आंतरिक निषेचन मनुष्य और जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ता, इन सब में होता है। 95वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। कारण, यह मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, यहां पर अभिकथन बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और यहां पर भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन हो जाता है। निक्षालन का मतलब यह है कि इस मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो भारी वर्षा की वजह से निचले संस्तरों में चले जाते हैं, तो इसको निक्षालन बोलते हैं। और ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है? ह्यूमस की मात्रा कम होने का रीजन ये है क्योंकि ये मृदा जो है उच्च तापमान में पाई जाती है और उच्च तापमान में होने की वजह से यहाँ पर जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन अभिकथन और कारण अपनी अपनी जगह सही है। कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि इसका रीजन ये है कि तापमान है, ना कि अत्यधिक वर्षा है। ह्यूमस की मात्रा कम होने का जो रीजन है वो तापमान, क्योंकि ये मृदा उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से वहाँ पर जो जैविक क्रिया करने वाले बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ऐसे करके ह्यूमस की मात्रा इसमें कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 96वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव विहारों का परिसीमन। देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन इसमें भी लोगों की भागीदारी होती है, चिपको आंदोलन में भी लोगों की भागीदारी थी, बीज बचाओ आंदोलन में भी लोगों ने भागीदारी की है, यानी समुदायों की भागीदारी थी। वन्यजीव विहारों का जो परिसीमन होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ये सरकार तय करती है कि किन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। तो ये इसमें जो है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा डी वाला। 97वां प्रश्न है आपका, वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है कहलाती है स्थिर विनिमय दर, अग्रिम विनिमय दर, तत्काल विनिमय दर,
प्रबंधित विनिमय दर। देखिए वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है, तो ये तत्काल विनिमय दर कहलाती है। यहां पर आपके प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। 98वां प्रश्न है आपका, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? हर्ष, यशोवर्मन, नंदवर्धन, गोपाल। कवि बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी और हर्षचरित से हमें हर्ष के जीवन काल के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 98 का ए वाला, हर्ष। 99वां प्रश्न है आपका, देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, टेस्ट 1 में भी था और टेस्ट 2 में भी आ गया है। कना सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य पूर्व में, पश्चिम यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। कना सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है। खास करके आपके ईरान में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो यानी यहां पर आपका सही आंसर है मध्य पूर्व। ईरान मध्य पूर्व में पड़ता है, तो यहां पर आपका आंसर होगा मध्य पूर्व। 100वां प्रश्न है आपका, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? नागपुर, झांसी, सतारा, उदयपुर। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा का 1848 में विलय किया गया, उसके बाद संबलपुर का 1850 में, फिर उदयपुर का हुआ 1852 में, इसके बाद नागपुर का 1853 में हुआ है और झांसी का 1854 में हुआ है। तो यहां सबसे बाद में विलय जो हुआ है वो झांसी का हुआ है। तो यहां पर सही आंसर है 100 का बी वाला। 101वां प्रश्न है, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते हैं? पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी ये सभी इससे निर्धारित होते थे। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है? इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सभी कथन सत्य हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में नहीं, बल्कि इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। तो यहां पर आपका ए वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका बी वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए ये अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर होगा वो होगा ए वाला। 103वां प्रश्न है आपका, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से, चेरों से, चोलों से, राष्ट्रकूटों से। यह प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। जैसा कि हमने टेस्ट 1 में देखा था कि कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से है। चोलों की आरंभिक राजधानी जो थी वो उरैयूर थी। बाद में पुहार को राजधानी बनाया गया और पुहार को कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी पत्तनम जो है उस समय का एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 103 का सी वाला। 104वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना। देखिए महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाने का प्रावधान है और ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 104 का सी वाला। 105वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय नृत्य, संबंधित राज्य, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरल, कुचिपुड़ी, ओडिशा, मणिपुरी,
मणिपुर। भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली जो है केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है उड़ीसा से नहीं है बल्कि ये आंध्रा से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। उड़ीसा का जो नृत्य है वो ओडिसी है, तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। और मणिपुरी जो है मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 105 का सी। 106वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तटीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। कारण, मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठों के प्रभुत्व की सीमाएं जो हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों की वजह से अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे और इसी वजह से 1761 में हुए पानीपत के युद्ध में किसी भी शासक ने इनकी मदद नहीं की है। तो यहां पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर होगा 106 का ए वाला। 107वां प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किसी एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य एवं सक्षम थी। मिन्हाज सिराज, फिरदौसी, अबुल फजल, अमीर खुसरो। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी है और इतिहासकार मिन्हाज सिराज का ऐसा मानना था कि वह अपने सभी भाइयों में योग्य एवं सक्षम थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 107 का ए वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया? दांतीदुर्ग ने, गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने, ध्रुव ने। राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। इसका संस्थापक दांतीदुर्ग था। तो दांतीदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के जरिए कोई व्यक्ति जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रियत्व तो प्राप्त कर लेता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 108 का ए। 109वां प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर हुई कमी, वृद्धि, त्वरित कमी। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। 1921 के पश्चात जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 109 का सी। 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका आंसर है 109 का सी वाला। 110वां प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? 1896 में, 1902 में, 1906 में, 1935 में। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में स्वीकार किया था। यानी कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने 1896 में इसको स्वीकार किया था। और सर्वप्रथम धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 110 का ए वाला। अगर कभी व्यक्ति पूछा जाए किस व्यक्ति ने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 110 का ए वाला। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातली उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? पी तरंग, एस तरंग, पी तरंग एवं एस तरंग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, पी तरंगों की सबसे पहले बात करते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और ये तरंगों की दिशा के समानांतर चलती हैं। पी तरंगों के द्वारा सेलों में संकुचन और फैलाव होता है। यानी पी तरंगें जिस सेल से गुजरती हैं उसमें संकुचन और फैलाव पैदा करती हैं। वहीं एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और ये तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगें जिस भी पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बनाती हैं। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा 111 का बी वाला, यानी एस तरंग।
112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? बैथोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी का लावा धरातल के भीतर ही ठंडा होता है तब वहां पर अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृतियां बनती हैं। जब ज्वालामुखी लावा उद्गार के जरिए धरातल के ऊपर आकर बाहर फैल जाता है और बाहर आकर ठंडा होता है तब बहिर्वेदी ज्वालामुखी आकृतियां बनती हैं। तो अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृतियों में बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक ये हैं। तो यानी बैथोलिथ, डाइक, लेपोलिथ ये सभी अंतर्वेदी आकृतियां हैं। वहीं ज्वालामुखी शंख जो है यह बहिर्वेदी ज्वालामुखी आकृति है, न कि अंतर्वेदी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 112 का डी वाला। 113वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि की विशेषता है? विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी, उपरोक्त सभी। रोपड़ कृषि बृहद स्तर पर लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली उत्पादन प्रणाली है। रोपड़ कृषि में कोई एक फसल ही उगाई जाती है, यानी इसमें किसी एक फसल के संकेंद्रण पर ध्यान दिया जाता है। तो रोपड़ कृषि को करने के लिए विस्तृत कृषि क्षेत्र होना चाहिए, अधिक पूंजी निवेश की इसमें आवश्यकता पड़ती है और उच्च प्रबंधन और तकनीकी होनी चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 113 का डी, यानी ये सभी विशेषताएं रोपड़ कृषि की विशेषताएं हैं। 114वां प्रश्न है, अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोपियन तुल्य जलवायु क्षेत्र, प्रेरी क्षेत्र, स्टेपी जलवायु क्षेत्र। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है खट्टे फलों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 114 का ए वाला। 115वां प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? इस संगठन की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लंदन यूके में नहीं बल्कि वियना ऑस्ट्रिया में है। और यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है, केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है यहां पर 15 का ए, केवल एक। 116वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं। पीर, संत, खानका, आश्रम, बासरा, जो इस्लामी कानून का पालन न करे, समा, सूफी गायन। देखिए पीर का मतलब होता है संत, खानका का मतलब होता है आश्रम, जहां पर सूफी संत रहते हैं वो खानका जगह कहलाती है। सूफी सिलसिले में दो धाराएं हैं, एक तो बासरा है और दूसरी है बेसरा, बेशरा। तो देखिए बेशरा वाले जो लोग हैं ये इस्लामी कानून का पालन नहीं करते हैं और बासरा वाले जो समर्थक हैं वो इस्लामी कानून का पालन करते हैं। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता जो लिखी हुई है ये बासरा की नहीं बेसरा की विशेषता है। डी वाला आपका सही है, समा का मतलब होता है सूफी गायन। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है 116 का सी वाला है। 197वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूफी संतों में किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागे दहली, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे और ये यौगिक प्राणायाम भी करते थे और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पारंगत थे। ये इतने ज़्यादा पारंगत थे कि योगी लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 117 का बी वाला। 118वां प्रश्न है आपका, रहनुमाई मजदा यासन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित थी? पारसियों के धार्मिक सुधार, मुस्लिमों के धार्मिक सुधार, सिखों के धार्मिक सुधार, बौद्धों के धार्मिक सुधार। रहनुमाई मजदा यासन सभा जो है ये पारसियों के धार्मिक सुधार से संबंधित थी। इसकी स्थापना जो है 1851 में नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर 118 का ए वाला। 119वां प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद,
महात्मा गांधी, हजरत मोहानी। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और ये 1940 से लेकर 1945 तक 6 वर्षों के लिए इस पद पर रहे थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 119 का बी वाला। 120वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आजाद हिंद बचाव समिति के नेतृत्वकर्ता थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली में लाल किले पर मुकदमा चलाया गया और इनके बचाव के लिए आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 120 का सी वाला, यानी भूलाभाई देसाई। तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके प्रमुख वकील थे। 121वां प्रश्न है आपका, राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतानों को घटाने पर प्राप्त होगा राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, इनमें से कोई नहीं। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटे को वर्ष 1993-94 में भारत सरकार ने पहली बार अपने बजट में प्रस्तुत किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 121 का बी वाला। 122वां प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में आती है? जनवरी, जून, सितंबर, दिसंबर। देखिए, आपने उपसौर और अपसौर की स्थिति पढ़ी होगी। एक उपसौर की स्थिति होती है और दूसरी होती है अपसौर की स्थिति। तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है और उपसौर की स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। वहीं जो अपसौर की स्थिति है ये 4 जुलाई को होती है। तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है और वहीं उपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है और ये घटना होती है 3 जनवरी को। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 122 का ए वाला, यानी जनवरी। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं और यीस्ट जैसे जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये अवायवीय श्वसन करते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर होगा 123 का सी वाला। 124वां प्रश्न है, किसी सामान्य व्यक्ति विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। यदि व्यक्ति अधिक व्यायाम करता है तो उसकी श्वसन दर 25 प्रति मिनट के करीब पहुंच जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 125वां प्रश्न है, पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। पौधे अपने पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं ये इन्हें वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। यानी पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म रंध्रों की वजह से ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर पाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, 125 का डी। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सोडियम क्लोरेट, शाकनाशक, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, जिंक फॉस्फेट, रोडेंटनाशी, कपास, प्रोटीन। सोडियम क्लोरेट का इस्तेमाल शाकनाशक के रूप में किया जाता है, यानी खरपतवार वगैरह जो होती है उसको मिटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल गठिया के उपचार में होता है। जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल जो है रोडेंटनाशी, यानी जो कुतरने वाले जानवर होते हैं चूहे वगैरह, उनको मारने के लिए जिंक फॉस्फेट उपयोग किया जाता है। अब देखिए, कपास की बात करें तो कपास में प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि जो कपास का रेशा है ये सेलुलोज से बना होता है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 126 का डी वाला।
127वां प्रश्न है आपका, विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी से, ऑटो एनालाइजर से, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। देखिए, विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच ऑटो एनालाइजर से की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 127 का बी वाला। 128वां प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना, आयात के बदले निर्यात को बढ़ाना, निर्यात के बदले आयात को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। आयात प्रतिस्थापन से तात्पर्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के द्वारा अपनाई गई व्यापार नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 128 का ए वाला। 129वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की 3 आयामी रणनीति में निम्न में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं था? समृद्धि उन्मुख रणनीति, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए जो 3 आयामी रणनीति अपनाई, उसमें समृद्धि उन्मुख रणनीति शामिल थी, निर्धनता निवारण कार्यक्रम शामिल था और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल थी। इसमें विशेष आवश्यकता कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 129 का बी वाला। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण। पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्रमुख लक्ष्य थे, जिनमें समृद्धि था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता था और समानता था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में सामाजिक सशक्तिकरण शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा डी वाला। 131वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन चल रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन शामिल नहीं है। बाद बाकी मिशनों में राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परिपथ मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, ये 8 मिशन शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 131 का डी वाला। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इंटरपोल। देखिए, जेनेवा में रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इन सभी के मुख्यालय हैं। इंटरपोल का यहां पर नहीं है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोनी पेरिस में है। लियोन पेरिस में है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है डी वाला आंसर। 133वां प्रश्न है, आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। सभी कथन सत्य हैं। सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए आयात संरक्षण के 2 प्रकार अपनाए जाते हैं, जिसमें एक प्रशुल्क होता है, दूसरा प्रकार होता है इसमें कोटा। प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। प्रशुल्क जो है आयातित वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करता है। वहीं कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। यानी कोटे में वस्तुओं की मात्रा फिक्स होती है कि इतनी मात्रा में वस्तुएं मंगाई जाएंगी। तो यहां पर आपका सी वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। यानी कि प्रशुल्क में नहीं बल्कि कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। 134वां प्रश्न है, नीचे जो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कारण, मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
देखिए यहाँ पर आप कथन आपका बिल्कुल सही है। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ओर जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बनती है, वहीं दूसरी ओर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में भी सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी यहाँ पर आपका कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही आंसर 134 का ए वाला। 135वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया? वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1995 में। भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1991 में रुपए का पहली बार अवमूल्यन किया गया और इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। तो यहां पर आपका सही आंसर 135 का ए वाला। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? एडहॉक ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, देसी बैंकर्स। मुद्रा बाजार के औपचारिक उपकरणों में एडहॉक ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ये सभी मुद्रा बाजार के औपचारिक उपकरण हैं और इनका जो नियमन है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वहीं जो देसी बैंकर्स हैं, देसी बैंकर्स में मतलब साहूकार वगैरह जो हैं, स्थानीय स्तर पर जो भी धन देने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो सेठ टाइप लोग हैं, वो सब देसी बैंकर्स में आ जाते हैं। तो इनका नियमन कोई नहीं करता है, तो ये लोग मुद्रा बाजार के उपकरण नहीं माने जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 136 का डी वाला। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं? भारत में जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े। देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों में भारत में जनगणना रिपोर्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट है और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही जो हैं बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 137 का सी वाला, 1, 2 और 3। 138वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती है। देखिए, यहां पर एफडीआई की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होता है। तो किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का जो निवेश होता है उसको एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती है। देखिए, शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं वो एफपीआई के अंतर्गत आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी जब भी विदेशी निवेशक चाहेंगे इसको निकाल ले जाएंगे। जबकि एफडीआई होता है लंबे समय के लिए होता है, 2, 4, 5, 10 साल या और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए। जबकि एफपीआई जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जब मर्जी हो आप इसको निकाल सकते हो। तो जो एफडीआई है वो शेयर बाजार में पूंजी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर आपका 138 का सी, दोनों 1 और 2। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? संगठन और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। ओपेक, वियना, नाम, न्यूयॉर्क शहर, सार्क, काठमांडू, आसियान, मनीला। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, नाम का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। वहीं आसियान का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ना कि मनीला में। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। और आसियान की स्थापना जो है अगस्त 1967 में की गई थी। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है 139 का डी वाला। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया था।
देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय नहीं होता है, बल्कि एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हिरन जो है 100 किलो घास खाएगा तो हिरन के शरीर में 10 किलो मांस बनेगा। अब जब शेर हिरन को खाएगा तो शेर के हिरन में इस 10 किलो का मात्र 1 किलो ही जाएगा। तो इसको लिंडमान का 10% का नियम कहते हैं। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। सही आंसर है 140 का बी वाला, केवल 2। 141वां प्रश्न है आपका, निम्न पर विचार करें। विधायिका का नाम देश, डाइट, जापान, कांग्रेस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेसेट, इजराइल। देखिए, जापान की जो विधायिका है उसको डाइट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका का नाम कांग्रेस है। इजराइल की जो विधायिका है उसको नेसेट कहा जाता है। और जो भारत है, भारत की जो विधायिका है उसको संसद बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 141 का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 142वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा या कौन से वे माध्यम हैं जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? वित्तीय कटौतियां, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय सरकारों में विधायिका प्रश्नों को पूछकर स्थगन प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्ताव या फिर कुछ वित्तीय कटौतियों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ये सभी साधन हैं जिनके जरिए विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 142 का डी, उपरोक्त सभी। 143वां प्रश्न है, संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से तात्पर्य है सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति को गढ़पूर्ति या फिर कोरम कहा जाता है। यदि किसी बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 141 का ए वाला। 144वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? वह लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वह यह प्रमाणित करता है। लोकसभा में मत बराबर होने की दिशा में वह मतदान करता है। सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, यहां पर आपका ए वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वह लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वह यह प्रमाणित करता है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है और 110 के जरिए प्रमाणित होता है। लोकसभा में मत बराबर होने की दिशा में वह मतदान करता है। तो यहां पर आपका सी वाला ये भी सही है। यहां पर इसके बारे में सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर होगा यहां पर आपका डी वाला, यानी सभी कथन सत्य हैं। 145वां प्रश्न है, प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या हो सकती है। अधिकतम 500, न्यूनतम 40, अधिकतम 460, न्यूनतम 60, अधिकतम 500, न्यूनतम 60, अधिकतम 460, न्यूनतम 40। प्रत्येक राज्य की विधानसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित होती है और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने पर 500 से अधिक या 60 से कम नहीं होगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 145 का सी वाला। 146वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? या राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है। समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। सभी कथन सत्य हैं। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है। समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
देखिए यहाँ पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। संवर्धित सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए हुए कानूनों में टकराव है तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही प्रभावी होता है, राज्य का कानून जो है निरस्त हो जाता है। यानी संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अनन्य अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, न कि राज्य विधानमंडल के पास। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका बी वाला। 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1784 में लाए गए पिट्स के इंडिया एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ और इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 147 का बी वाला। 148वां प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1815 में, वर्ष 1820 में, वर्ष 1828 में, वर्ष 1830 में। देखिए 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य हुआ था। तो नेपोलियन की इसमें हार होती है और उसको बंदी बना लिया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 148 का ए वाला। 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? इनको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ये संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। सभी कथन सत्य हैं। देखिए यहां पर आपका पहला वाला सही है, इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं बल्कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं, यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं, न कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 86 में संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में इसमें एक नया तत्व और जोड़ा गया। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 11। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 149 का बी वाला। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पुस्तक और लेखक, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, द स्पिरिट ऑफ लॉज, लेनिन। देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो ने लिखी है, और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स ने लिखी है। वहीं द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये लेनिन ने नहीं लिखी है बल्कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, यानी इसके लेखक जो हैं मॉन्टेस्क्यू हैं। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 150 का डी वाला। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। हम लोगों की ये यूपीपीएससी की जो सीरीज है, मैं ये प्लान कर रहा हूं कि ये सीरीज संडे टू संडे लाई जाए, और बाद बाकी के जो 6 दिन बच रहे हैं उन 6 दिनों में यूपीएससी की सीरीज फिर से जारी की जाए, जिससे कि आपकी यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहें और आपको दोनों का लाभ मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी की सीरीज में मैंने नाम ओपन कर दिए हैं कि कौन सी कोचिंग की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर DIS की स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है। कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया था कि ये सर ओरिजिनल है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और रही बात PDF की, तो एग्जाम से 15 दिन पहले मैं टेलीग्राम पर सारी PDF शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर ये मिल जाएंगी। अभी मैं फिलहाल में PDF शेयर नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। जिन लोगों ने दी है PDF वो इसी कंडीशन पर दी है कि आप PDF शेयर नहीं करेंगे, तो आप लोगों को 15 दिन पहले सारी PDF मिल जाएंगी। फिलहाल आप वीडियो देख लीजिए। टेस्ट सीरीज के वीडियो देखने के भी अपने फायदे हैं। कई बार क्या होता है कि टेस्ट सीरीज के जो आंसर होते हैं वो आपको समझ में नहीं आते हैं कि इस प्रश्न की व्याख्या क्या है, तो यहाँ पर हम आपको सरल रूप में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं और चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको ये टेस्ट जो भी करवाए जा रहे हैं ये पसंद भी आ रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को
लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।